कल के 7% के उछाल के बाद आज भी कच्चे तेल में 1% की तेजी, ब्रेंट क्रूड $34 के पार। क्रूड में तेजी के बाद ज्यादातर एशियाई बाजार चढ़े, चीन और हांगकांग में 1% का उछाल, एसजीएक्स निफ्टी 1/4% नीचे। सरकारी बैंकों के बाद अब खराब कर्ज का साया निजी बैंकों पर भी। आईसीआईसीआई बैंक के कमजोर नतीजे खराब करेंगे बाजार का मूड। एनपीए 33% बढ़ा, बैंक का एडीआर 7% नीचे। भारतीय एयरटेल के तिमाही नतीजे भी उम्मीद के मुताबिक, अफ्रीका कारोबार में सुधार के संकेत, मारुति का मुनाफा भी रहा अनुमान से कम। और आज आएंगे निफ्टी के 3 दिग्गजों के नतीजे। एलएनटी, यस बैंक और एनटीपीसी पर होगी बाजार की नजर। मिड कैप शेयरों में आईआरबी इंफ्रा, टीवीएस मोटर्स और सुज़लोन भी पेश करेंगे नतीजे। और इंजीनियर्स इंडिया के ओएफएस का फ्लोर प्राइस 189 रुपीज प्रति शेयर तय, सरकार आज बेचेगी अपनी 10% हिस्सेदारी। दुनिया भर के बाजारों से है मिले जुले संकेत और क्रूड में मजबूती का सिलसिला बरकरार। ग्लोबल मार्केट तो बेहतर है, लेकिन भारतीय बाजारों में कल एफआईएस की दमदार बिकवाली और बाजार बंद होने के बाद दिग्गजों के कमजोर नतीजे। बड़ा सवाल ये कि क्या सीरीज के पहले दिन 7,400 को आज फिर से होल्ड कर पाएंगे या कमजोरी बढ़ेगी? 7,500 को पार कर पाएंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और 30 अंक नीचे इस समय एसजीएक्स निफ्टी। आईसीआईसीआई बैंक ने कल निराश किया बाजार बंद होने के बाद, मारुति के नतीजों ने निराश किया। तो ऑटो और बैंक्स में आज गिरावट दिखेगी। और कौन से सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जहां प्रेशर देखने को मिल सकता है, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल जुड़ चुके हैं और साथ ही ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन अनिल, जो नंबर्स का सिलसिला है, देखिए वो खराब होता जा रहा है। और आईसीआईसीआई बैंक ने जिस तरह से कल डिसअपॉइंट किया है बाजार बंद होने के बाद, आज बैंक निफ्टी प्रेशर में आ सकता है। तो ऐसे में हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन क्या तेजी करनी चाहिए या उछाल में बिकवाली? तेजी का मूड तो बिल्कुल भी नहीं है, और तेजी का मूड तो तभी बनेगा जब अब निफ्टी 7,500 के पार निकले, ठीक है, तो ही मैं कहूंगा कि तेजी करनी चाहिए। और जो अभी दिख नहीं रहा है फिलहाल, कोई ऐसा संकेत है नहीं जिससे मैं ये मानूं कि 7,500 के ऊपर निफ्टी निकलेगा। और जब तक 7,500 के ऊपर ना निकले तब तक ये बाजार सेल ऑन राइज का, उछाल में बिकवाली का है, क्योंकि 7,250 से 7,500 का एक करेक्शन है जो बाजार पूरा करता हुआ दिख रहा है। तो असली ताकत दिखानी है मार्केट को तो 7,500 के पार निकलना चाहिए। लेकिन आज के लिए जो निर्णायक लेवल मैंने चुना है वो है 7,400 का। 7,400 के ऊपर जब तक है तब तक आप बुरे नहीं है, बहुत कमजोर नहीं है। और 7,400 के नीचे जाते आपको बड़ी दिक्कत होगी, वो मैं आगे डेटा में एक्सप्लेन करूंगा। तो जहां तक आज के बाजार का सवाल है, मुझे लगता नहीं कि एसजीएक्स निफ्टी जितना दिखा रहा है शायद हम उतना कमजोर खुलें। थोड़ा कम कमजोर भी खुल सकते हैं, थोड़ा ऊपर भी खुल सकते हैं, क्योंकि बाकी एशियाई बाजार बेहतर हो रहे हैं। तो अगर वैसी शुरुआत मिल जाए तो तुरंत बिकवाली करनी चाहिए ऊपरी स्तरों पर। नीचे की तरफ 7,400 के टूटने के बाद बिकवाली का दौर, असली दौर शुरू होगा, जो बाजारों को फिर से पुराने लोज की तरफ भी ले जाए, जो कि 7,250 के आसपास है। तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन उसके लिए 7,400 के नीचे की आज वीकली क्लोजिंग चाहिए। तो अगर उसके नीचे क्लोज हो तो दिक्कत की बात होगी। अदरवाइज आज 7,325 का टारगेट रखकर आप निफ्टी में बिकवाली का मौका देख सकते हैं। लेकिन निफ्टी से ज्यादा बिकवाली का मौका बनेगा आपके लिए बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में 15,000 15,100 के लेवल बहुत नजदीक आते हुए दिख रहे हैं, और ऐसा लगता है वो तुरंत ही आपके सामने आ जाएंगे। ऑयल एंड गैस, मेटल्स, ये थोड़े से मजबूत रह सकते हैं आज के सेशन में, लेकिन सबसे ज्यादा दबाव बनाएंगे बैंकिंग शेयर, जिसमें प्राइवेट भी होंगे और पीएसयू बैंक्स भी होंगे। ऑटो शेयरों में दबाव रहेगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में दबाव रह सकता है। तो ओवरऑल उछाल में बिकवाली के रणनीति के साथ चलें, और 7,500 के पार निकलने के बाद ही बाजार में आप अपना मूड बदलें। और 7,400 के नीचे की क्लोजिंग अगर होती दिखे तो फिर अगले हफ्ते के लिए भी अपनी तेजी की पोजीशन को पक्के तौर पर कम कर लें। बिल्कुल, तो दबाव के साथ भारतीय बाजार आज ट्रेड करेंगे, साफ तौर पर राय निकल कर आ रही है। और बैंकिंग स्टॉक सबसे ज्यादा प्रेशर बनाएंगे। और हमने देखा था पिछली सीरीज में भी 18-19% पीएसयू बैंक स्टॉक्स फिसले थे। और बैंक निफ्टी देखिए 8-9% लुढ़का था। तो बैंकिंग शेयरों के लिए ये सीरीज की शुरुआत भी बेहद कमजोरी भरी हो सकती है। ऐसे में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, चलिए उनसे पूछते हैं। राकेश, आपको किस तरह के नीचे के टारगेट दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हेमंत, अगर आप निफ्टी की बात करें तो नीचे में 7409 एक इमीडिएट सपोर्ट है, ऊपर में 7475
एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। निफ्टी इस ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है, बायस निफ्टी का नेगेटिव है। जैसे भी अनिल जी ने बोला 7400 के लेवल अगर तोड़ता है तो नीचे में दिक्कत है। अगर मेरे को टेक्निकली अगर देखें तो 7409 के लेवल्स अगर नीचे में टूटते हैं तब काफी दिक्कत होगी। अगर ऊपर में 7475 के लेवल्स टूटते हैं तब एक पॉजिटिव चीज है, बट एज ऑफ नो ऐसा लगता नहीं है कि जो ब्रेकआउट है वो ऊपर की तरफ होगा। या तो मार्केट इस रेंज में ट्रेड करेगा, बट जो ट्रेडिंग है वो नेगेटिव बायस के साथ ट्रेडिंग हो रही है। बैंक निफ्टी में देखें तो 15,200 पे एक इमीडिएट सपोर्ट है, ऊपर में 15,685 पर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, और चांसेस इस चीज के लगते हैं कि बैंक निफ्टी पहले नीचे में अपना जो सपोर्ट है 15,200 के राउंड उसे टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, तो बैंक निफ्टी पर ज्यादा कमजोरी रह सकती है और ऐसे में दबाव या फिर यूं कहें कि उछाल में बिकवाली की रणनीति बनाकर चलें। राकेश की राय। संदीप, आप क्या कहेंगे? खरीदारी का मौका है या फिर अगर ट्रेडिंग पोजीशंस किसी की है तेजी की तरफ और तो मुनाफा वसूल कर लिया जाए? निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे आप? देखिए, निफ्टी को आपने एक बहुत सही बात कही कि 7400 एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। पिछले कुछ सत्रों में इनफैक्ट सेशंस में ये देखा गया कि 7400 को जबरदस्त रिस्पेक्ट किया, और इसके बाद अगर नीचे जाता है तो फिर मुझे नीचे के घर बहुत लंबे खुलते हुए दिखते हैं। 7300 तो बहुत फास्ट आता हुआ दिखेगा, 7250 इन टाइप के लेवल्स आएंगे, बट ओवरऑल 7550 7550 7600 को क्रॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फंडामेंटली अगर बात करें तो कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव क्लूज मार्केट में दिख नहीं रहे हैं, और आगे हो सकता है कि बजट की वजह से थोड़ी एक्सपेक्टेशन में थोड़ा बहुत माहौल बन सकता है, बट ओवरऑल आई थिंक सेल ऑन राइज का ही मार्केट है, और बाय ऑन डिप्स की राय भी अभी नहीं दूंगा। बट स्टिल स्टॉक्स इतने हैं और कई स्टॉक्स अच्छे करते हैं इन बुरे वक्त पे भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंसिव स्टॉक्स के साथ रहना बहुत ज्यादा सही रहेगा। फार्मा, एफएमसीजी, आईटी, ऑयल एंड गैस में कुछ अच्छे कर सकते हैं, पावर रिलेटेड स्टॉक्स है, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहें, और ओवरऑल आई फील कि थोड़ा कॉशियस रहना ही ज्यादा समझदार है। चलिए, कॉशियस रहिए, लेकिन संदीप जैसा कह रहे हैं फार्मा, एफएमसीजी, आईटी सेक्टर थोड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। कुछ ही देर में उनसे जानेंगे कि कौन से वो पिक्स हैं उनके जो उन्होंने इस सेक्टर में से चुने हैं। लेकिन अनिल, एफआईआईज का रुझान देखिए, 2008 के बाद आप देखिए एफआईआईज ने जनवरी में सीरीज में 15,200 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। कैश मार्केट में बहुत बड़ा फिगर है। इवन कल के सेशन में देखिए सीरीज के आखिरी दिन भी बेचकर गए 960 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हुई है उनकी तरफ से। एफआईआईज की अगर बिकवाली का सिलसिला रुकेगा नहीं और खरीदारी का सिलसिला शुरू नहीं होगा तो काफी मुश्किल होगी। फरवरी सीरीज में भी ऐसा संकेत मिल रहा है। अगर सीरीज की शुरुआत में पहले दिन मेरा मूड इतना खराब दिख रहा है कि मैं निफ्टी पर साफ साफ बिकवाली की राय दे रहा हूं, तो उसके 3 रीजन है और 2 रीजन तो यहां दिख रहे हैं। पहला रीजन तो यही है कि एफआईआईज की तरफ से कल जो बिकवाली के आंकड़े आए वो काफी जबरदस्त है। बाजार की कमजोरी जितनी कम हुई है उससे इस आंकड़ों का अंदाजा नहीं लगता। अब हाँ, हम कहने के लिए कह सकते हैं कि ठीक है एक्सपायरी का दिन था, एडजस्टमेंट है, लेकिन एडजस्टमेंट के साथ साथ जिस तरह से वायदा कारोबार में एफआईआईज ने कल बिकवाली की है, 1600 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, जो मैं डेटा में बताऊंगा आपको कि रोल और शॉर्ट साइड पर होते हुए दिखे हैं, वो एक बड़ा नेगेटिव है। दूसरी बात, 962 करोड़ के कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े आए हैं, यहां पर भी बिकवाली हुई है। थोड़ी बहुत स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली खरीदारी जरूर की है, लेकिन वो सफिशिएंट या काफी नहीं है। 800 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी, इंडेक्स ऑप्शंस भी एफआईआईज ने बेचे हैं। तो ओवरऑल एफआईआईज के डेटा सबसे ज्यादा मूड खराब करने वाले हैं। पहला रीजन ये था, और दूसरा रीजन जो हमने शुरुआत में कहा कि नतीजों का है। तीसरा वायदा कारोबार के डेटा में आगे हम बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल दूसरी बात हेमंत, एक और दिक्कत ये कि अब आप देखिए डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से वैसे दमदार खरीदारी के आंकड़े आ नहीं रहे। मुश्किल से 400 करोड़ की खरीदारी उन्होंने की है। तो पहले जो लग रहा था ना कि अगर एफआईआईज 1200-1500 करोड़ का बेचते हैं तो भी सामने सामने डोमेस्टिक फंड उतनी खरीदारी कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा। वो दिक्कत खरीद के देखिए कितने दिनों से 18 सेशंस लगातार एफआईआईज ने बिकवाली करी है, या फिर वो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि जब एफआईआईज इतने एग्रेसिव सेलर है तो हम उन्हें रास्ता क्यों दें, बेचने दीजिए, जहां वो रुकेंगे हम वहां खरीदना शुरू करेंगे। तो वो एक रीजन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जहां तक डेटा का सवाल है इसमें कोई डाउट नहीं, मूड बिगाड़ने वाला है। बिल्कुल बेहद कमजोर डेटा है एफआईआईज की तरफ से। एफएनओ डेटा किस तरह का है और इस सीरीज में क्या रेंज निकल रही है, इस पर भी अनिल से कुछ ही देर में बात करेंगे। लेकिन अभी संदीप कह रहे थे खरीदारी करनी चाहिए तो फार्मा, एफएमसीजी, आईटी में करनी चाहिए। तो बताइए संदीप, कौन से वो 2 पिक्स हैं जो आपने आज चुने हैं? देखिए, मुझे एक तो आईटीसी अच्छा लगने लगा है इन लेवल्स पे, और अच्छा खासा सपोर्ट लेता है बार बार, और जितने नेगेटिव्स थे सारे के सारे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्राइसिंग हो चुके हैं रिजल्ट्स और ये सब सारी चीजें देखने के बाद। और विप्रो बहुत अच्छा लगता है मुझे इन लेवल्स पे, क्योंकि जो वैल्यूएशंस है बहुत सस्ते और कंपनी में जो मैनेजमेंट में चेंजेस आए हैं और कुछ ऐसा रुख लगने लगा कि
ओवरऑल कुछ मेजर चेंजेस आएंगे कंपनी में आने वाले दिनों में भी। और बायोकॉन है जो कि बहुत ही सेफ लगता है, डाउनसाइड बहुत ज्यादा लगती नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगेन इट्स अ वेरी गुड पिक, और एक जेन इरिगेशन। ये 5-6 स्टॉक्स है जो लगता है कि एक नई कटान शुरू हुई है, तो इस नए सेटलमेंट में पोजीशंस बना के काम किया जा सकता है। राकेश, आपकी कॉल्स में देख रहा था मंदी की काफी सारी हैं, और कल उसमें जस्ट डायल कल 7-8-9% पिटा था ये स्टॉक, आज फिर बेचना चाहिए क्या, ये बताइए। और दूसरा पिक आपका टॉप पिक कौन सा होगा अगर 2 पिक चुनने हो इनमें से तो? हेमंत जी, जैसे पहले जस्ट डायल की बात करते हैं, जस्ट डायल में अगर आप देखें कल के सत्र में एक मेजर नेकलाइन टूटी है नतीजों के बाद। 755 के अराउंड एक नेकलाइन थी, उस नेकलाइन को गैप के साथ इसने तोड़ा है, और जिस तरीके से इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक बड़ा डिक्लाइन इन स्तरों से भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। हेमंत जी, सबसे अच्छा पैटर्न की खास बात क्या लगती है, अगर निफ्टी में पुल बैक भी आता है, इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि निफ्टी अगर बढ़ भी रहा है तो भी ये गिरेगा। कल के हाइस के स्टॉप लॉस के साथ इसको बेचना चाहिए, 755 के स्टॉप लॉस के साथ 668 के टारगेट के लिए। और दूसरा, अगर कोई काउंटर बेचना हो तो एक फेडरल बैंक का भी टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी खराब है, 49.25 के स्टॉप लॉस के साथ फेडरल बैंक को बेचना चाहिए 42.50 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो जस्ट डायल और फेडरल बैंक ये 2 शॉर्ट के कैंडिडेट्स हैं आपके लिए आज टेक्निकल चार्ट्स पर, ये बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं। और संदीप कह रहे हैं कि आईटीसी विप्रो जैसे शेयर आपको खरीद कर चलना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म की सलाह है उनकी यहां पर खरीदारी की। लेकिन अनिल, एफएनओ में किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? नई सीरीज का पहला कारोबार दिन है, ये बताइए रेंज क्या देख रहे हैं इस पूरी सीरीज के लिए जो बनी है अभी? सीरीज के लिए एक रेंज तो ऊपर की साफ दिख रही, वो है 7,500 की। 7,500 को पार करना बहुत मुश्किल है। अगर ऑयल में एक रिबाउंड आ जाए, जैसे कल हमने देखा था कि जो बयान आए थे रशिया की तरफ से कि सऊदी अरेबिया प्रोडक्शन कट करेगा, 7% का मूवमेंट देखा गया ऊपर से। हालांकि जब क्लैरिफिकेशन आया ऐसा कुछ नहीं है तो फिर नीचे ठंडा हो गया। ऑयल मेरे ख्याल में एक ट्रिगर हो सकता है अगर यहां पर सुधार देखने को मिले। इसमें दो दिक्कत है। कायदे से ऑयल की तेजी के साथ बाजार रिकवर करने चाहिए, लेकिन वैसा हो नहीं रहा। उसकी रीजन ये कि ऑयल की रिकवरी जो हो रही वो फंडामेंटल रीजन से नहीं हो रही, इस वजह से नहीं हो रही कि डिमांड सुधर रही है ऑयल की। आप प्रोडक्शन कट करके आर्टिफिशियली ऑयल की प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हो, और वो भी सिंपल है, ओवरसोल्ड है ऑयल, इसलिए एक रिबाउंड कर रहा है। इसीलिए आप देखिए, अदरवाइज तो अगर 10-12% निचले स्तरों से क्रूड इस तरह से भाग रहा है तो मार्केट क्यों नहीं भागनी चाहिए, क्योंकि जब क्रूड गिरा तो हम काफी गिरे थे। तो ऑयल पर इस वक्त बाजार रिएक्शन दे नहीं रहा, वो दिक्कत की बात है। जहां तक फरवरी सीरीज का सवाल है, अगर आप उम्मीद करते हैं कि प्री बजट रैली बनेगी, तो प्री बजट रैली बनने के लिए सबसे पहला काम तो यह करना जरूरी है कि आप 7,500 को पार करें, टिके। अगर वैसा होता है तो फिर 300 पॉइंट की निफ्टी में जगह ऊपर की तरफ बनती है, जो 7,700 7,800 तक निफ्टी में ले जा सकती है। लेकिन फिलहाल मैं उसके लिए उस पर दाव नहीं लगा रहा, वो शायद फरवरी के पहले हफ्ते के बाद होता हुआ दिखे, पहली बात। जहां तक नीचे का सवाल है, वैसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस सीरीज में हम शुरुआत कर रहे हैं 7,200 पर, लेकिन उससे पहले मैंने 7,400 के लेवल को आज कहा कि यह निर्णायक लेवल है। उसकी वजह यह है कि लगभग उतना ही ओपन इंटरेस्ट 32 लाख शेयरों का 7,400 पर भी है। अगर खुदा न खास्ता आप 7,400 को आज तोड़ दें, टिक जाए, नीचे बंद होने के संकेत दें, तो जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स हैं जिन्होंने ये पुट बेचे हैं, इनकी तरफ से प्रेशर काफी बढ़ता हुआ दिखेगा, जो बाजारों को आसानी से 50-75 पॉइंट तुरंत नीचे ले जा सकता है। तो 7,400 के आसपास सपोर्ट लेना बाजार के लिए बेहद जरूरी है। फरवरी सीरीज के लिए एक और संकेत जो बड़ा है वो ये कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में शॉर्ट साइड पर एफआईज के दमदार रोल ओवर हुए हैं, यानी कि एफआईज के मूड में कोई फरवरी सीरीज को लेकर बदलाव नहीं हुआ और नहीं वो कोई बजट को लेकर बुलिश है, उन्हें लगता ही नहीं कि कोई बहुत बड़ी इवेंट है, तो वो एक और बड़ा नेगेटिव है। तो आज जब 7,400 पर करीब 11 लाख शेयर नए जुड़े हैं पुट में, तो ये कमजोर ट्रेडर्स हैं जिन्होंने कल ही अपनी पोजीशन बनाई है, और जैसे ही 7,400 के नीचे आप जाएंगे इनका दबाव बनता हुआ दिखेगा। तो अगर आज मूड ठीक रखना है तो भले आप 25-30 पॉइंट नीचे भी खुल जाएं, दिक्कत की बात नहीं, लेकिन 7,400 के नीचे न जाएं तो ठीक है। और ऐसे में यही वजह है, इन डेटा को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चले। चांसेस 7,400 के नीचे जाने के 60-70% है, 7,500 के ऊपर जाने के चांसेस मुश्किल से 20-25% है। बिल्कुल, और वो लग नहीं रहा है, जिस निफ्टी देखिए जिस तरह से संकेत दे रहा है 7,400 तो खुलने के साथ टूट सकता है, इस तरह के संकेत मिलने। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि 5 एक्सपर्ट्स जिनसे हमने पूछा कि निफ्टी को आज वो कैसे ट्रेड करेंगे, उनकी क्या राय निकल कर आई। मैक्स ग्रोथ कैपिटल के डायरेक्टर आशुतोष शर्मा कह रहे हैं कि आपको बेच कर ही चलना चाहिए। आज के सत्र में 7,400 उनको लगता है टूटेगा और उनके टारगेट्स हैं 7,390 के। स्टॉप लॉस रखिए 7,470 का।
ओके, और इसके साथ ही KR चौकसी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के हेमंत कपाड़िया की भी राय बिकवाली की तरफ 7,450 का ही उनका स्टॉप लॉस है और उन्हें भी लगता है 7,290 पर मौका मिलेगा आपको अपनी मंदी काटने का। और ग्लोब कैपिटल के नीरव वखारिया निफ्टी में बेचने की ही राय दे रहे हैं और उनको भी लगता है कि 7,400 टूटकर 7,340 तक जा सकता है। निफ्टी 7480 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। बिकवाली की राय रजत बोस की तरफ से भी, और रजत को भी लगता है 7,350 आज आता हुआ दिख सकता है। 7,470 के स्टॉप लॉस से मंदी कर सकते हैं आप। मानस जायसवाल .com के मानस जायसवाल जो अब तक बिकवाली की राय दे रहे थे, अब वो खरीदारी की राय दे रहे हैं। उनको लगता है कि 7,500 तक जा सकता है निफ्टी। चलिए, तो ये एक बुलिश आवाज है इस मार्केट में। 7,375 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल, तो 5 में से 4 एक्सपर्ट्स हैं मंदी में, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट दिख रहा है वो है पहला 7,350, 7,375 का, ऊपर की तरफ 7,475 के पार निकले तो ही तेजी का मूड बनाए। ये राय हमारे 5 एक्सपर्ट्स की तरफ से। वक्त एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद टॉप 5 स्टॉक्स। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आज नजर आपकी जरूर होनी चाहिए। और सबसे पहला शेयर है टाइटन, जहां पर मुनाफे में 191 करोड़ से बढ़त होकर 225 करोड़ आई है। आय में भी अच्छी बढ़त दिख रही है, 2900 करोड़ से बढ़कर 3400 करोड़ के पार निकला है। हालांकि EBITDA 275 करोड़ से बढ़कर 310 करोड़। लेकिन सबसे बेहतरीन बात जो हुई वो है ज्वेलरी सेगमेंट में जिस तरह से रेवेन्यू बढ़कर आया 2350 करोड़ से 2820 करोड़ के आसपास का, वो बाजार को पसंद आ रहा है। स्टॉक नतीजे के पहले कमजोर था, आज एक रिकवरी, एक मजबूती की पूरी संभावना। टाइड वाटर ऑयल, इसके नंबर्स भी अच्छे आए हैं। 14 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 26 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन नजर थी सबकी स्टॉक स्प्लिट और बोनस पर। अब देखिए, बोर्ड ने एक शेयर को 2 में स्प्लिट करने की मंजूरी दी है। 1:1 का बोनस का भी ऐलान कर दिया गया है। इंजीनियर्स इंडिया, इसका ऑफर फॉर सेल जो आज खुल रहा है, इसका फ्लोर प्राइस कल देर शाम तय कर दिया गया है। 189 रुपए, यानी कि कल की प्राइस से थोड़ा सा नीचे 189 रुपए का फ्लोर प्राइस तय हुआ है, और 10% हिस्सा सरकार बेचेगी इसका। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज एक और ऐसी कंपनी जो आज आपके रडार पर होनी चाहिए। दुबई में जो है अपनी हिस्सेदारी, इनकी जो एक्सचेंज है दुबई गोल्ड और कमोडिटी एक्सचेंज, उसमें 13% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। ये दुबई की कंपनी दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर को, तो उनको पैसा मिलेगा, इसलिए आज एक रिएक्शन पॉजिटिव साइड पर इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और एडलवाइस फाइनेंशियल्स, ये स्टॉक रहेगा एक्शन में। इनके इंश्योरेंस कारोबार में जो फॉरेन पार्टनर है टोक्यो लाइफ, उन्हें इस इंश्योरेंस कारोबार में 49% तक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए विदेशी निवेश के लिए जो मंजूरी लेनी पड़ती है वो मंजूरी मिल चुकी है। टोक्यो लाइफ अब इस हिस्सेदारी को खरीदने के लिए 525 करोड़ रुपए निवेश करेगी, और ये एडलवाइस फाइनेंशियल के लिए एक पॉजिटिव बात है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप जैन और राकेश बंसल। अब फोकस किया जाए कुछ नतीजों पर, और नतीजे कल जो दिग्गजों के आए हैं बाजार बंद होने के बाद। और सबसे पहले बात करें मारुति की, बेहद कमजोर नतीजे, खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मार्जिन पर भारी भरकम दबाव। सेल्स भले ही बढ़ी है, रेवेन्यू भले ही बढ़ा है, मुनाफा भी आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन डिटेल में अंदर जाकर देखेंगे तो नंबर्स इतने कमजोर है कि स्टॉक आज बुरी तरह से पीटे तो आश्चर्य नहीं होगा। कैसे देख रहे हैं आप इन नंबर्स को संदीप, और क्या राय होगी अब मारुति पर आपकी? ये सर्टेनली मार्जिन फ्रंट पे जो इनका डिक्लाइन आया, इनफैक्ट 2 करीब % का मार्जिन में डिक्लाइन आया, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है। और इतना फेवरेबल टाइम होने के बाद भी, जहां पे रॉ मटेरियल कॉस्ट इतना फेवर में था और बाकी सारी चीजें भी फेवर में थी, सेल्स में भी अच्छी खासी सेल्स थी, फेस्टिव सीजन था, और फिर भी प्रॉफिट्स करीब अनुमान से इतने नीचे आए हैं। और ओवरऑल एक तरीके से जबरदस्त आउट परफॉर्मर था ये पूरे ऑटो सेक्टर में ये कंपनी। और लास्ट दोनों क्वार्टर्स बहुत ही बेहतरीन आए थे, और उसके बाद एक तरफा ड्रीम रैली ये स्टॉक ने दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग सर्टेनली आएगी, बट अगेन रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से जरूर नीचे थे, बट स्टिल कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। 15 से 20% अगर अर्निंग्स ग्रोथ आती है कोई भी कंपनी में, तो दैट इज अप्रिशिएबल। एंड मुझे ऐसा लगता है कि निचले स्तरों पे सर्टेनली बाय बनता है, और ये जो भी करेक्शन आए इन रिजल्ट्स के बाद तो सर्टेनली लेना चाहिए। कंपनी में इस बार डिस्काउंट्स वगैरह का थोड़ा प्रेशर रहा है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा है इस इंडस्ट्री में, बट स्टिल आई फील कि इट्स अ वेरी गुड बाय। अगर ऑटो सेक्टर में 4 व्हीलर में जाना ही है तो यही स्टॉक है जिसके साथ जाना चाहिए। पोर्टफोलियो में सर्टेनली जगह बनती है इसकी।
और बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति दूंगा। करेक्शन पे बिल्कुल लेना चाहिए। चलिए, करेक्शन पर लेना चाहिए, लेकिन कौन से स्तर इंपॉर्टेंट हैं इस सब पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एस&पी ग्लोबल सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरारका भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपको बता दूं काफी सारी शॉर्ट पोजीशंस यहां पर रोल ओवर भी हुई हैं कल के सत्र में। इस सब पर बात ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। राकेश बंसल, संदीप जैन, नितिन मुरारका हमारे 3 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे मारुति की। नितिन से पहले जानते हैं कि मारुति में किस तरह की पोजीशंस बनी है और वो कैसे देख रहे हैं आज इस स्टॉक को। हाय नितिन, गुड मॉर्निंग, बताइए कैसा लग रहा है? देखिए हेमंत, मारुति में आप देखिएगा तो जो रोलओवर्स हुई है वो अप्रॉक्सीमेटली 80% के आसपास रोलओवर है, बट रोलओवर की जो पोजीशन है वो कंपेयर टू प्रीवियस एक्सपायरी इस बार ज्यादा है। करीब प्रीवियस एक्सपायरी में 20 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में थे ओपनिंग के दिन, आज हम लोग करीब 26 लाख शेयर देख रहे हैं। और ये जो ओपन इंटरेस्ट 3-4 दिनों में एडिशन एक्स्ट्रा हुआ है, ये मुझे लग रहा है शॉर्ट पोजीशन बनाई गई है। और जो 30% एक्स्ट्रा है ओपन इंटरेस्ट जो कंपेयर टू प्रीवियस एक्सपायरी, उसमें शॉर्ट्स काफी ज्यादा है। उसको देखते हुए मारुति में आपको दबाव दिखेगा। और इनफैक्ट कल डिलीवरी बेस भी काफी ज्यादा सेलिंग हुई है, डिलीवरी वॉल्यूम्स काफी इंक्रीज हुए हैं इसके, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि मारुति में करीब नीचे करीब 200-250 पॉइंट नीचे सपोर्ट आता है, तो आपको ये 3800 से लेकर 3850 तक का एक नीचे का टारगेट मिल सकता है। अगर ये 2% भी नीचे खुलता है तो उसके बाद भी आपको बिकवाली करनी चाहिए। नीचे करीब 38 से 3750 का टारगेट इस एक्सपायरी में धीरे धीरे नीचे आ सकता है। और चलिए अब फोकस करते हैं बैंकिंग सेक्टर पर। एनपीए को लेकर जो सरकारी बैंकों की बड़ी बीमारी समझी जाती थी, अब वो बीमारी फैल रही है प्राइवेट बैंक्स में भी। कल देर शाम आईसीआईसीआई बैंक ने जो नतीजे दिए उसमें एकदम साफ है कि अभी भी एनपीए को लेकर बहुत कुछ बाहर आना बाकी है। हमारे साथ प्रदीप पंड्या जुड़ रहे हैं, हमारे बैंकिंग एडिटर, और उनसे जानते हैं। प्रदीप, ऐसा लग रहा था कि अब पिछले 1-2 क्वार्टर से कि अब एनपीए की रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो रही है, इतनी दिक्कत नहीं है, शायद कहीं न कहीं एसेट क्वालिटी जो खराब होनी थी होगी, लेकिन इस बार अचानक से फिर एनपीए की दिक्कतें सामने आ रही है, वो भी प्राइवेट बैंक्स में। क्या वजह है? देखिए, हमने कुछ सीनियर बैंकर्स और एक्स बैंकर्स से बात करने की कोशिश की और उनका जो व्यू था, उनका ये कहना है कि एनपीए प्रोविजनिंग का एक यूनिफॉर्म सिस्टम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। एक ही अकाउंट को मिसाल के तौर पे आईसीआईसीआई बैंक में यहां पर जो समझा जा रहा है कि एसआर स्टील का अकाउंट है, ऐसा बैंकर्स ऑफ द रिकॉर्ड हमें कह रहे हैं, तो इसी अकाउंट से एचडीएफसी बैंक ने करीबन 2 क्वार्टर पहले एग्जिट ली थी, वहां उन्होंने प्रोविजन कर दिए थे। पिछली तिमाही में एक दूसरे प्राइवेट बैंक ने प्रोविजन कर दिए थे, तो आईसीआईसीआई ने इतना इंतजार क्यों किया, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। और ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं। सरप्राइजिंग ये भी है कि आरबीआई कंटिन्यूअस मॉनिटर करता है, इंस्पेक्शन करता है, उसके बावजूद भी किस तरह से बैंक्स आरबीआई की जो ऑडिटर्स हैं उनकी आंखों में धूल झोंक लेते हैं कि इन अकाउंट्स को बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन ये जो इस समय अकाउंट्स निकलकर बाहर आ रहे हैं, ये साफ तौर पे रेगुलेटर की सख्ती की वजह से ही है। और हमें कहना चाहिए कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये काम तो करना ही था। और कुछ क्वार्टर बाद आता और थोड़ा एक्सपोजर बढ़ गया होता तो शायद ये और ज्यादा सीवियर होता इस पेन को बेयर करना। प्रदीप, अभी तो आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आए हैं और सरकारी बैंकों के छिपे हुए एनपीएस की संख्या तो शायद ज्यादा हो सकती है। एसबीआई और बाकी दिग्गजों के नंबर्स तो अभी आना बाकी हैं, तो डर की बात वहां ज्यादा है क्या? देखिए, एसबीआई के बारे में कम से कम हम ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा एनपीएस एग्रेसिवली उन्होंने बाहर निकाले और डिस्क्लोज किए हैं, इसलिए वहां पे शायद आपको और नए कितने एनपीएस आएंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन एसबीआई की सब्सिडरी से लेकर और दूसरे तमाम बैंक्स में जैसे सिंडिकेट बैंक के नतीजे आए, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के नतीजे आए, वहां साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अभी भी कुछ अकाउंट्स आरबीआई ने आइडेंटिफाई किए हैं। मुमकिन है कि अब भी एसबीआई में भी कुछ और नए अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए गए हों, तो इन सभी बैंकों के मामले में सावधान रहना ही चाहिए, क्योंकि इस बार जो आरबीआई ने कदम उठाए हैं वो बहुत ही फोकस तरीके से, तकरीबन 150 कंपनियां ऐसी हैं जिनके नाम बैंकों को बताए गए हैं कि आप इन अकाउंट्स में एनपीएस डिक्लेयर करेंगे और वो उनको करना है। एक खास बात यहां पर ध्यान में रखने वाली है कि इसके लिए 2 तिमाहियों का समय दिया गया है, तो इस तिमाही में आधा एनपीए डिक्लेयर हो रहा है और बाकी आधा
अगली तिमाही में आएगा, प्रोविजन भी उसी हिसाब से निकल कर आएगा। तो जिन कंपनियों के, जिन बैंकों के नतीजे आ गए हैं, वहां भी आप ये मान के चलिए कि अभी पेन खत्म नहीं हुआ है, अभी अगला क्वार्टर बाकी है, और जो अभी नहीं आए हैं वहां तो आपको देखना ही पड़ेगा। एक छोटा सा स्टेट बैंक ऑफ मैसूर है, उसमें 15 ऐसे अकाउंट थे जो आरबीआई ने पॉइंट आउट किए हैं। तो जो आप बड़े बैंकों की बात कर रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लिस्ट होगी और कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है। और जिन बैंक्स ने इस तिमाही में बहुत ज्यादा एनपी नहीं दिखाए, शायद वो अगली तिमाही में दिखाते हुए नजर आए। अभी भी एक क्वार्टर तो कम से कम मुश्किल भरा रहेगा। लेकिन बैंक्स को सबसे ज्यादा दिक्कत जो आ रही है वो एक सेक्टर से आ रही है, स्टील सेक्टर। इस सेक्टर में क्या दिक्कतें हैं, कितना एक्सपोजर है बैंक्स का, ये जानने की कोशिश करते हैं हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा से। आशीष बताइए। देखिए, आप लोगों ने आईसीआईसीआई बैंक से बातचीत की शुरुआत करी थी और फैक्ट है वहां पे स्लिपेजेस 2200 करोड़ से बढ़कर तिमाही दर तिमाही 6500 करोड़ रुपए पे, यानी कि एक तिमाही में 200% का जंप था। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंदा कोचर जी ने हाईलाइट करा था कि एक बड़ा स्टील अकाउंट है, उसके चलते ज्यादा स्लिपेजेस कंट्रीब्यूशन आया है। तो हमने स्टील सेक्टर के हालात जानने की कोशिश करी। ये सब हम जानते हैं कि इंटेंस पेन है इस पूरी इंडस्ट्री में इस समय। क्यों है? क्योंकि डिमांड में लगातार एक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, प्राइसेस कोलैप्स हुई हैं, और साथ साथ जो चाइना से डंपिंग हो रही है, यानी कि चाइना से जो तगड़ा इंपोर्ट हो रहा है इस देश में, ये सब दिक्कतें बढ़ा रहा है। इस समय कुल मिलाकर स्टील सेक्टर की डेट लेवल्स कहा जाता है 2 लाख करोड़ से ज्यादा के हैं, जिसमें प्राइमरली जिंदल स्टील एंड पावर, एसआर स्टील और भूषण स्टील 30,000 से 35,000 करोड़ रुपए डेट इन कंपनीज की बुक्स पे बैठा हुआ है। मोनेट इस्पात, इलेक्ट्रो स्टील स्टील, जिंदल स्टेनलेस ग्रुप जो है 9 से 9,500 करोड़ रुपए के आसपास की डेट इन तमाम ग्रुप्स की बुक्स पे आपको बैठी हुई नजर आएंगी। वहीं छोटी स्टील कंपनीज, मिसाल के तौर पे वीजा स्टील, उषा मार्टिन, सुराना इंडस्ट्रीज, जय बालाजी, ये छोटी कंपनीज की बुक्स पे भी 2 से 2,500 करोड़ रुपए के आसपास का डेट है। इनमें से ज्यादातर कंपनीज तो सीडीआर या एसडीआर प्रोसेस में ऑलरेडी हैं, लेकिन जो तमाम नाम मैंने हाईलाइट करें, ध्यान रखें, सब कंपनीज इस समय लॉस कर रही हैं। ना सिर्फ डेट, बल्कि उस डेट पे जो ब्याज लगता है, इंटरेस्ट कॉस्ट, वो भी रीपे करने की क्षमता इन कंपनीज में नहीं है। जहां तक एक्सपोजर की बात है, कहा जाता है एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ में येस बैंक का बहुत तगड़ा एक्सपोजर है इस पूरी स्टील इंडस्ट्री पे। येस बैंक तो ध्यान रखें आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाला है। साथ साथ आपको बता दूं क्विकली, सीएनबीसी आवाज ने 5,000 कंपनीज पे एक स्ट्रेस टेस्ट करा था। उस स्ट्रेस टेस्ट में निकल के आया था कि करीब 17% कंपनीज अपनी डेट को रीपे करने की क्षमता में नहीं है इस समय, यानी कि 850 से 900 कंपनीज उन 5,000 में से इस समय अपनी डेट्स रीपे नहीं कर पाएंगी। तो ये दिक्कतें शायद स्टील इंडस्ट्री के बियॉन्ड भी काफी ज्यादा फैलती हुई। बिल्कुल, और जैसे आशीष बता रहे हैं कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का काफी एक्सपोजर है। एक और बात जो बैंकर्स पॉइंट आउट कर रहे हैं कि प्राइवेट बैंक्स अब भी 20% के आसपास अपना कारोबार बढ़ा पा रहे हैं, तो उनके लिए शायद ये बर्डन लेना आसान हो। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक जो 10% या 5% भी ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे हैं, उनके लिए मुश्किल ज्यादा होगी। बिल्कुल प्रदीप, चलिए एक बार ये भी सुन लेते हैं कि चंदा कोचर जो आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ हैं, उन्होंने इस प्रोविजनिंग पर क्या बयान दिया। As I said, some of these accounts are lumpy. So if you see a large number, it also happens because of 1 or 2 large accounts. And, the addition this quarter is mainly on account of one large steel company. But, of course, there is the balanced set of accounts to be done the next quarter as well. But at the same time, we must understand that the banks are also working with various companies to find resolutions. We have been working, with the corporates to get them to sell their assets, their core assets, their non-core assets. Some of these resolutions take time. तो ये आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे और प्राइवेट बैंक्स में एनपीए की बढ़ती हुई समस्या। संदीप, आपसे राय लेना चाहता हूं। एडीआर तो नीचे बंद हुआ है 7% लगभग आईसीआईसीआई बैंक का। हमारे यहां कितना गिरेगा शेयर? मेरे हिसाब से तो अच्छा खासा गिर के खुलना चाहिए। जो मैं सुन रहा था और जो पढ़ा हूं और जो रिजल्ट्स आए हैं, उसको देख के तो लगता है कि काफी चिंताजनक है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि एक एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों को हमेशा कंपैरिजन में लेते हैं और दोनों सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, और दूसरे के एनपीए के प्रोविजनिंग और दूसरे के जो एसेट क्वालिटी है, एचडीएफसी की बात कर रहा हूं, वहां पे इतना डिटेरियोरेशन नहीं आया था और बहुत ही मिनिमल था। और वही आईसीआईसीआई बैंक में इतना बड़ा एक फॉल आया है एसेट क्वालिटी में। और जिस तरीके से स्टील सेक्टर पे एक्सपोजर है, ये तो इनफैक्ट है ही है। और ये सेक्टर में एक्सपोजर लेने वाली ये चारों पांचों जो बैंक्स है जिनका नाम लिया प्रदीप जी ने, ये बहुत बड़ा पेन है। इनफैक्ट स्टील इतनी जल्दी रिकवर नहीं करने वाला है। और मुझे लगता है कि ये जो आईसीआईसीआई बैंक में जो एसआर स्टील का जो मैं समझ रहा हूं कि ये 2-3 क्वार्टर तक आगे भी ये प्रॉब्लम करेगा। और मुझे लगता है
कि आईसीआईसीआई बैंक की बजाय और दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बजाय एचडीएफसी बैंक के जो नतीजे आए थे उसके बाद मुझे संभाव लगने लगा है, और जो हाई से बहुत ज्यादा टूटा भी नहीं, इनफैक्ट 10% टूटा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अंडर परफॉर्मेंस इस कंपनी में आनी नहीं है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत बड़ा रिटर्न भी नहीं आएगा इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रह के। बट ऐसे खराब टाइम्स में जैसे कि हम डिफेंसिव स्टॉक्स की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में ये सबसे ज्यादा डिफेंसिव स्टॉक है और सबसे वेल मैनेज्ड कंपनी है, तो मुझे लगता है कि यहां पे बिल्कुल निवेश करना चाहिए। नया निवेश मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक में ही जाएगा और सर्टेनली दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक्सपोजर रखने की बजाय यहां पे रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये सर्टेनली आउट परफॉर्म करेगी ये बैंक। ओके, चलिए, तो अगर आपको बैंक्स में खरीदारी करनी है गिरावट में, तो एचडीएफसी बैंक में खरीदारी आप कर सकते हैं निचले स्तरों पर। वक्त है संदीप आपसे विदा लेने का। शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। और अब हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त है। ब्रेक के बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि L&T, यस बैंक की भी चर्चा हो रही है, आज इसके नतीजे आने वाले हैं, और एनटीपीसी निफ्टी की 3 दिग्गज कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं। इनको नतीजों से पहले आज आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है राकेश बंसल, मयूरेश जोशी अब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, नितिन मुनाफा हमारे साथ हैं ही वायदा कारोबार की रणनीति के लिए। एक बार फरवरी सीरीज का आउटलुक लिया जाए आपसे नितिन, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिहाज से क्या लग रहा है, किस तरह के रोल ओवर्स हुए हैं और क्या पुराने लोज जो हमने बनाए थे 20-21 जनवरी को फिर से टेस्ट होंगे क्या? देखिए लीजिए, रोल ओवर्स निफ्टी में इन लाइन विथ प्रीवियस एक्सपायरी है 67-68% के आसपास, बट यहाँ पे रोल ओवर्स स्ट्रॉन्गर हैंड्स की तरफ से नेगेटिव रोल ओवर्स हैं। जैसे लास्ट 3 दिनों में एफआईज की तरफ से आप देखिएगा 3200 करोड़ के आसपास की सेल फिगर है, और पिछले महीने भी पूरे महीने उनकी तरफ से नेट बिकवाली थी। और अगर लास्ट 3 दिन में जब रोल ओवर्स हो रहे थे उस समय भी सेल फिगर्स आ रही है, तो वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये शॉर्ट साइड के रोल ओवर्स उनकी तरफ से हुए हैं। तो ये कंसर्न रोल ओवर्स में मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर आप ऑप्शंस के डेटा में आएंगे तो इस बार हम लोग एट द मनी की जो पुट ऑप्शन है 74 की, वहां पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं करीब 32-32.5 लाख का, उसके बाद 72 पे है। तो जब भी एट द मनी में अगर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि वो बाई की पोजीशन होती है। और अगर आप 3-4 दिन में एफआईज का डेटा देखेंगे तो उनकी तरफ से काफी ज्यादा पुटों में भी अकोमुलेशन किया गया है। तो मुझे लग रहा है जो 7400 की पुट ऑप्शन है उसमें कल भी जो 11 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है वो एफआईज की तरफ से बाइंग हुई है। इनफैक्ट ऊपर की कॉल्स में राइटिंग भी हो रही है 75, 76, 77 की कॉल्स में। तो ऑप्शंस का डेटा भी इंडिकेट कर रहा है कि एक बार नीचे की तरफ मार्केट आ सकती है। दूसरा, जो रोलोवर्स 3-4 दिनों में हो रहे थे, वो रोलोवर्स के जो लेवल्स थे वो 74, 70 पे कुछ रोलोवर्स हुए हैं, उसके बाद 75, 50 पे मेजर रोलोवर्स हुए हैं और फिर 74, 40 के रेंज में रोलोवर्स हुए हैं। तो जो मार्केट में पोजीशंस खड़ी है वो इसी लेवल, इसी रेंज में पोजीशन खड़ी है की। अभी करीब 1 करोड़ 90 लाख निफ्टी के आसपास की पोजीशंस है और वो एवरेज इसी रेंज में आती है। तो जब तक ये जो हाईएस्ट लेवल है 74, 70 का जो रोल ओवर लेवल है, इसके ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकलती, मुझे लगता है कि तेजी आपको नहीं खेलनी चाहिए। यानी कि 75 के जब तक नीचे है, हम 75 का स्टॉप लॉस रख के नीचे की साइड प्ले कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद लग रही है कि एक बार दोबारा से 7250 तक का लेवल टेस्ट कर सकती है। अगर 75 का लेवल ब्रेक हो जाता है ऊपर की तरफ तो आपको शॉर्ट कवरिंग रैली भी मिलेगी और उस केस में हम लोग 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के बाई साइड में प्ले करेंगे। बट एज ऑफ नाउ 75 का स्टॉप लॉस होगा और 7250 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी बताइए।
देखिए हेमंत, बैंक निफ्टी में डेटा कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव है। बैंक निफ्टी में जो रोल ओवर हुए हैं वो 72% के आसपास हैं, मगर यहाँ पे डिफरेंस ये है कि पिछले एक्सपायरी में जब ओपनिंग ओपन इंटरेस्ट था वो करीब 16.5 लाख का बैंक निफ्टी में था। इस बार ओपनिंग ओपन इंटरेस्ट करीब 21.5 लाख का है, यानी 4 लाख एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट है। अप्रोक्सीमेटली 22-23% ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। दूसरी बात, जो लास्ट 4 दिनों में एफआईज की जो सेल फिगर आई है उसमें उनका ओपन इंटरेस्ट करंट मंथ के रोलोवर्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, स्पेशली निफ्टी में। बट मुझे लग रहा है ये जो सेल फिगर है वो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज जो हुआ वो बैंक निफ्टी में पोजीशंस बनाई गई है, क्योंकि वहां पे जो ओपन इंटरेस्ट है कंपेयर टू प्रीवियस एक्सपायरी में ज्यादा है। तो ये एक मुझे नेगेटिव वहां पे दिखाई दिया। दूसरा, जो बैंकिंग की पुट्स है 15,500 की पुट, वो भी एट द मनी पुट है, उसमें कल काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा था 15,500 की पुट में और 15,000 की पुट ऑप्शन में। इनफैक्ट जो बैंकिंग के रिजल्ट्स भी आए हैं, जैसे आईसीआईसी के रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव है, जिसके कारण आपको बैंक निफ्टी नीचे फुट सकती है। तो कल के डेटा में दिख रहा था कि बैंक निफ्टी में कुछ हद तक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा रही है। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में आपको 15,000 तक के टारगेट नीचे काफी शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं। और जो रोलोवर्स हुए हैं वो 15,500 से 15,600 के बीच में ज्यादातर रोलोवर्स हुए हैं। तो जब तक 15,600 का लेवल नहीं निकालता तब तक आपको तेजी नहीं खेलनी चाहिए। तो ये सारे बैंक निफ्टी और प्राइवेट बैंक्स पर दबाव के संकेत इस वक्त आपको नजर आएंगे। भारतीय एयरटेल एक और कंपनी जिसने नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद पेश किए, और आपसे राय लेना चाहता हूं मयूरेश। वैसे तो पूरा सेक्टर ही अच्छे खासे दबाव में दिख रहा है, लेकिन नतीजे उतने बुरे हैं नहीं जितना बाजार को डर था, और खासतौर से अफ्रीका का बिजनेस अब थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। क्या कहेंगे आप, क्या भारतीय में खरीदारी का मौका है इन नतीजों के बाद, या फिर अभी भी दिक्कतें हैं? Morning, Anil ji. I think results African business के वजह से I think better than expectations थे, specifically on the EBITDA margin front. और अगर Indian business भी देखें तो I think काफी stable numbers थे। तो मुझे लगता है I think अगर आप exceptional loss को adjust करें तो profits भी in line थे। अगर हम volume traffic growth की बात करें that was more or less in expectations। जहां तक दिक्कत की बात जो मुझे दिख रही है was the contraction in ARPUs, both voice business पे और data business पे। और जैसे competitor Reliance Jio आ रहा है I think you're going to see further pressures। दूसरी बात अब ये भी देखिए कि जो स्पेक्ट्रम पे आउट्स हुए थे उसका एक भारी भरकम दबाव प्रॉब्ली यू सीइंग ऑन द बॉटम लाइन कम थ्रू। जैसे डेट है बुक्स पे और जो एडिशनल 700 मेगाहर्ट्ज की प्राइसिंग आ रही है जो ट्राई ने रेकमेंड किया है, इफ दैट प्राइसिंग प्रॉब्ली कम्स थ्रू आई थिंक एक एडिशनल बर्डन आ सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक रिटर्न रेशियोज नॉट जस्ट फॉर भारतीय बट टेलीकॉम कंपनियों के लिए आई थिंक दबाव में रह सकते हैं। हालांकि नतीजा आई थिंक वर नॉट डिसअपॉइंटिंग एट ऑल। आई थिंक इट वाज मोर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, बट आई थिंक एक्सटर्नल फैक्टर्स और प्रॉब्ली डेट ऑन बुक्स की वजह से मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा फॉर द बेटर पार्ट ऑफ FY16। ऑलराइट, चलिए, तो 340 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल लॉस दिख रहा है, जिसकी वजह से फेस ऑफ इट आपको जरूर लग रहे होंगे नंबर्स अच्छे नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए नंबर्स अच्छे हैं। आज एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, अफ्रीका के कारोबार ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, भारतीय एयरटेल का शेयर काफी पिट चुका है, आज एक उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन ग्लेनमार्क के स्टॉक ने बेहद कमजोर प्रदर्शन दिखाया है, बेहद कमजोर नंबर्स हर पैरामीटर्स पर नजर आए हैं। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। राकेश, मयूरेश, नितिन मुरारका, हमारे तीनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए। स्वागत है आप सभी का सीएनबी की आवाज पर। एसजीएस पर नजर रखिए। कुछ देर पहले 33 अंक नीचे था। हांगकांग के मार्केट में जिस तरह से उछाल देखने को मिला है निचले स्तरों से, एशियाई बाजारों में थोड़ी सी सुधार के चलते आप देखिए यहां से भी थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन अब भी लाल निशान में खुलेंगे भारतीय बाजार, ये संकेत एसजीएक्स निफ्टी दे रहा है। हम बात कर रहे हैं ऐसी कंपनियों की जिनके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। कुछ देर पहले हमने बात करी आईसीआईसीआई बैंक, मारुति की और भारतीय एयरटेल की। ग्लेनमार्क के नतीजे भी कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं और हर पैमाने पर ये नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं। ब्रोकरेज हाउसेस भी काफी बेरिश हैं इन नंबर्स पर। जानते हैं कि चार्ट्स पर ये शेयर कैसा लग रहा है। राकेश बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, बताइए चार्ट्स पर कैसा लगता है ये स्टॉक? कल हमने देखा था दिन भर मजबूती के साथ इसमें कारोबार हुआ था। हेमंत जी, चार्ट्स देखें तो नेगेटिव है, रुझान लोअर टॉप फ्लोर बॉटम्स का है और फर्दर स्लाइड्स टुवर्ड 713, 715 तक का रोल आउट नहीं किया जा सकता है। सेलॉन रैली वाला स्टॉक है। ऊपर में देखें तो 770 से लेकर 775 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। उछाल पे बेचना चाहिए। 775 के ऊपर के स्टॉप लॉस होने चाहिए। नीचे में 713, 715 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये रहा ग्लेनमार्क के नंबर्स पर आज कमजोरी तो होनी चाहिए, उछाल में करें बिकवाली। ये राय राकेश की। वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद लौटेंगे, पहला सौदा लेकर आएंगे आपके लिए। बताएंगे आपको किस तरह की होगी शुरुआत भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन में, क्योंकि
संकेत लग रहा है जिस तरह से एशियाई बाजार मजबूत हुए, थोड़ी मजबूती होनी चाहिए, मजबूत खुलने चाहिए हम, ताकि ऊपर में बिकवाली का एक मौका बन सके। लेकिन साथ ही रुपए की ओपनिंग पर नजर होगी, जहां पर कल फिर से कमजोरी होती दिखी। ब्रोकरेज हाउस की राय भी आपके लिए लेकर आएंगे। पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।